प्रोजेक्ट नंबर 5 है MS एक्सेल लास्ट प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट नंबर 5, क्रिएट ए प्रोजेक्ट फॉर एम्प्लॉइज सैलरी पेबल रिपोर्ट। जैसे आप किसी भी विभाग में हो गए हैं, किसी भी विभाग में हो गए, स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो गए, बैंक में हो गए, इंडस्ट्री में हो गए, तो कहीं भी हो गए आप, तो आप वहां पे कलर, और आपके विभाग में जितने भी लोग काम करने वाले हैं, सब लोगों के लिए, सब लोगों का वेतन तैयार करना है। तो उसके लिए MS एक्सेल की एक शीट खोल लीजिए। MS एक्सेल की शीट खोलने के बाद यहाँ पर दाम लिख दीजिए, जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, जैसे राम, श्याम, सुनील, संजय, राम, इसलिए ये मान लीजिए कि ये 5 एम्प्लॉय हमारे पास है, हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं या हमारे ऑफिस में काम करते हैं। इन सब लोगों का हमें वेतन तैयार करना है। वेतन तैयार करने के लिए इनका होता है बेसिक सैलरी। हर आदमी का बेसिक सैलरी होता है ना, जिसे उसको कहते हैं मूल वेतन। तो मूल वेतन है यानी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी राम का 10,000, श्याम का 15,000, सुनील का 20,000, 18,000, 22,000। अब हमें इसका प्राप्त करना है DA। तो DA जो बनता है किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी का, जो DA होता है वो उसके मूल वेतन का 10% होता है। मूल वेतन का, ये हम उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, है ना। ये रियल मान लो, तो कहीं चले जाओ किसी ऑफिस में, तो वो कहीं अगर मान लो कि 8% मिल रहा है तो झगड़ा करते हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि 10%, मान लो कि ये है 10%, तो 10% ये हमको क्या करना है, 10,000 पर 10% ये कितना होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा ना। 10% जो ये है 10,000 पर कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो फॉर फाइंड DA निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेल को एक्टिवेट कर लेंगे, है ना। इस सेल का एड्रेस क्या है, D2 सेल को एक्टिवेट कर लेंगे। D2 सेल को एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट सेल एंड राइट दिस फार्मूला, और अब ये फार्मूला लिखेंगे। तो हमें जो फार्मूला लिखना है वो किस पर लिखना है, किस पर DA निकालना है, मूल वेतन बेसिक पर। तो बेसिक किस सेल में लिखा हुआ है, देखो C2। तो यहाँ पर आप देखिए हो गया C2 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, C2 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, यानी कि यहाँ पे C2 क्या है, C2 सेल में लिखी गई जो संख्या है, C2 सेल में लिखी गई जो संख्या है, वो संख्या को हम गुणा करेंगे किससे, 10 से। 10 से क्यों करेंगे, तो इसका जो DA आएगा मूल वेतन का 10% होगा। तो C2 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 तो लिखते हैं, परसेंट है ना। यस सर। परसेंट यानी 100 में कितना, तो ये परसेंट होता है। तो यहाँ पे हम 100 लिख के इंटर बटन दबा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ आ जाएगा 1,000। 1,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबका DA निकालना है। क्या करेंगे, D2 सेल को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे राइट डाउन कॉर्नर पर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे और यहाँ से दबा करके इसको देख लेंगे, यानी ड्रैग कर लेंगे। जब ड्रैग कर लेंगे तो इन सब का आ जाएगा। जैसे 15,000 का कितना हो जाएगा, 1500 20,000 का, 2,000 18,000 का, और 22,000 का 2,200। ये क्या निकल आया, DA निकल आया। अब हमें निकालना है HRA में अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता या घर किराया भत्ता। तो HRA बेसिक का 7.5%, कितना आएगा, 7.5% ये होता है HRA। तो इसके लिए क्या करेंगे, D2 सेल को एक्टिवेट करेंगे, हैं, और इसके बाद फार्मूला लिखेंगे। अब फार्मूला, अब ये भी उसी पे आएगा, किसपे आएगा, बेसिक सैलरी पे। तो बेसिक सैलरी इसका 10,000 है। अब अगर हम इसको निकालेंगे, C2 मल्टीप्लाइड बाई 7.5/100 इंटर कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा,
750, कितना आ जाएगा टीए बेचारे, बेचारे कितना आ जाएगा 750। तो ये किस पे आया, बेसिक सैलरी पे। तो ये 750 आएगा। फिर हम काम यही करेंगे कि यहाँ पे राइट डाउन कार्नर पे ले जाएंगे, कर्सर को खींच लेंगे। खींचने के बाद सब लोगों का, सभी बच्चों का क्या आ जाएगा, बेचारे आ जाएगा। अब इसके बाद हमको निकालना है पीएफ। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड तो ये आता है, ये भविष्य निधि के लिए होता है कि भविष्य में इसमें जो सैलरी होती है उसमें से इसको दिया जाता है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड जो होता है बेसिक का 15% होता है। तो हमें पीएफ निकालना है बेसिक का 15%। इसके लिए क्या करेंगे, पीएफ सेल को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद फार्मूला लिखेंगे, C2 multiplied by 15/100, C2 multiplied by 15/100। तो यहाँ पे जब 15/100 करके इंटर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। ये 1500 क्या आ गया, पीएफ आ गया। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालना है। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस इन सबको जोड़ करके उसका ग्रॉस सैलरी बनता है। यानी कि जो वेतन उसको दिया जाना होता है वो होता है ग्रॉस सैलरी, है ना। ग्रास, ये तो बेसिक हो गया। इसके बाद ग्रॉस सैलरी, जो सैलरी उसकी अब बनती है। तो बेसिक का 10% डीए, 7.5% एचआरए और 15% इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारी ग्रास सैलरी आ जाएगी। यानी इस कर्मचारी की ग्रास सैलरी कितनी होती है ये आ जाएगी। अब ग्रास सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट ईच एंड ऑटो सम। इसके लिए एक फार्मूला और हम बताते हैं आपको। और फाइंड ग्रॉस सैलरी, अभी लिखिएगा, बाद में लिखिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक्टिवेट सेल ऑफ D2 and write this formula at the rate sum in the bracket। अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए ग्रास सैलरी हमें फाइंड आउट करना है। तो ग्रास सैलरी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक्टिवेट द सेल ऑफ D2 and write this formula। This formula means at the rate sum, middle bracket, small bracket start, beginning cell address colon ending। यानी कि जिस सेल से जोड़ना शुरू करना है और जिस सेल तक जोड़ना है उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। तो बिगिनिंग सेल एड्रेस यानी यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। तो इस सेल का एड्रेस क्या होता है, C2। तो यहाँ लिखेंगे C2 सोलन, और कहाँ तक जोड़ना है, F2। तो ये आ जाएगा आपका ग्रास सैलरी। अब यहाँ ग्रास सैलरी कितना आ जाएगा, 32। ये सैलरी कितना आ जाएगा, 3250। ये आपका ग्रास सैलरी। अभी एक लोगों का आ रहा है, अभी सबका आ जाएगा ग्रास सैलरी। फिर आता है आपका ईपीएफ। ईपीएफ निकालना है अब आपको, अर्न प्रोविडेंट फंड। अर्न प्रोविडेंट फंड ईपीएफ निकालना है। तो ईपीएफ क्या होता है, हाफ ऑफ पीएफ। जो पीएफ आपने निकालना है उसका आधा होता है क्या, ईपीएफ। तो उसका आधा ईपीएफ होता है। अब यहाँ पे ईपीएफ निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इस सेल को एक्टिवेट करेंगे, किस सेल को, सेल को एक्टिवेट करेंगे एंड राइट दिस फार्मूला। फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला में क्या होगा, ईपीएफ अपॉन 2। अब ईपीएफ कहाँ निकला है,
हाँ PF पीएफ अपान टू क्या हो जाएगा? पीएफ अपान यहाँ है पीएफ अपान टू इंटर कर देंगे तो यहाँ पे इसका आधा क्या आ जाएगा? ईपीएफ आ जाएगा। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? एट द रेट नहीं लिखेंगे, चलो तो एक्टिवेट करेंगे और इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे। इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद इस सेल को एक्टिवेट करेंगे यानी कि G2 अपान टू। तो सर ये होगा F2 F2 अपान तो इसका आधा ईपीएफ आ जाएगा। कितना आएगा? 750 रुपए आ जाएगा ईपीएफ। 750 रुपए क्या आ गया? पीएफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है? LIC। तो LIC क्या होता है? ईपीएफ का आधा होता है। LIC ईपीएफ का आधा होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? I2 सेल को एक्टिवेट करेंगे। I2 सेल को एक्टिवेट करने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे फिर H2 अपान टू तो क्या हो जाएगा? कितना रुपए आ जाएगा इसका? 325 रुपए आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया? LIC निकल आया। अभी एक एम्प्लाई का निकाला जा रहा है तो बाकी सबका तो निकल जाएगा उसी आधार पर, है ना? फाइंड टोटल डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स क्या होता है? ह्रास होना या कम हो जाना। अब यहाँ पे देखो ये ग्रास सैलरी तो इतनी आई थी लेकिन इसमें से ग्रास सैलरी कितनी आई थी? ग्रास सैलरी आई थी 3250। अब ये जो ईपीएफ और LIC है ये कट जाएगा। 3250 में से ईपीएफ और LIC कट करके उस कर्मचारी का वेतन बनेगा। तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे? फॉर फाइंड टोटल डिडक्शन ईपीएफ प्लस LIC। पहले तो इसको जोड़ेंगे, है ना? तो टोटल डिडक्शन जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर फाइंड टोटल डिडक्शन क्या होगा? इक्वल टू ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट लगाओ ठीक। H2 कॉलन I2 इंटर हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा? 575 हाँ? तुम लोगों के भरोसे अगर कैलकुलेशन किया जाएगा तो गलत ही हो जाएगा। 2 बार गलत कराया तो कितना आ जाएगा? ये टोटल डिडक्शन कितना होना है? यानी 3250 में से 1125 माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेट सैलरी बनेगी यानी कि उसको उसका कुल वेतन कितना देना है नेट सैलरी, तो उसके लिए क्या करेंगे? फॉर फाइंड नेट सैलरी किस सेल को एक्टिवेट करेंगे? K2 किस सेल को एक्टिवेट करेंगे? एक्टिवेट करने के बाद फिर क्या करेंगे? फॉर फाइंड टोटल रिडक्शन ईपीएफ प्लस LIC हमने कर दिया या ऑटो सम कर दिया। अब है फॉर फाइंड नेट सैलरी। अब नेट सैलरी हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रास सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन यानी ग्रास सैलरी में से जो टोटल डिडक्शन आया है उसको तो उसके लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू यानी इस सेल को K2 सेल को एक्टिवेट करेंगे और K2 सेल को एक्टिवेट करने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर G2 माइनस J2 इंटर
कितना आ जाएगा? 300। तो ये क्या आया?